लिया, पीएनबी में खुलवा लिया, कोई भी जगह जहाँ भी मिला खोल लिया, सारे अकाउंट खुल गए। वो अब है नहीं। आप लोगों को, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हो अपने एरिया में, अपने गांव में, पंचायत में, आपको भी पता होगा कि हार्डली 2-1% लोग होंगे जिनका अकाउंट खोलना बाकी रह गया होगा। तो अब बीसी किसी बैंक के चक्कर में पड़े रहे कि वो देगा तभी करेंगे। हम डीजीपी के थ्रू एंगेज करना शुरू कर दिया हमने, और हमने बोला कि आप अब कैश ट्रांजैक्शन, कैश विड्रॉल, डिपॉजिट ये सब करिए। विड्रॉल शुरू किया हमने, बैलेंस इंक्वायरी शुरू की, डिपॉजिट शुरू किया। डिपॉजिट में कुछ प्रॉब्लम्स थी एनपीसीआई एंड पे, बैंक के एंड पे, कुछ छोटे बड़े फ्रॉड भी हुए डिपॉजिट में, तो बंद कर दिया एनपीसीआई ने। लकीली हमारे सिस्टम में बहुत कम थे। हमारे सिस्टम में देखिए 5-5.5 लाख लोग काम करते हैं, तो होंगे 2-4 हज़ार लोग होंगे जो पूरे सिस्टम को बदनाम करते थे, हमारे यहाँ भी थे। पर उसकी वजह से सिस्टम बंद हो गया डिपॉजिट का। अभी फिर से स्टार्ट किया, धीरे 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 बैंक्स आ रहे हैं। अभी छोटे बैंक्स आए, बड़े बैंक्स अभी बहुत फूक के आ रहे हैं, क्योंकि पहले सबको नुकसान हो चुका था। तो डिपॉजिट हमने डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर शुरू किया था। डीएमटी में जो लोग करते होंगे, अगर आपको पता होगा, तो कैश टू अकाउंट ट्रांसफर होता था। कोई आता था कस्टमर, कैश लेके कुछ फीस देता था 1% आपको, और आप ट्रांसफर करते थे। प्रॉब्लम भी उसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी। हमने क्या किया, हमने जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसका अक्षरशः पालन किया, वर्ड टू वर्ड जो आरबीआई की गाइडलाइंस कहती थी। कुछ लोगों ने उसमें अपने तरीके से ट्वीकिंग करके बना दिया मार्केट में, फिर उनके यहाँ आसानी से हो जाता था, लोग उनके यहाँ भागने लग गए। हमारे यहाँ कुछ कंप्लेंट्स थी, तो हमने भी अब बंद कर दिया डीएमटी पे। हमारा और बैंक में भी कुछ इशू था, जो हमारा पार्टनर बैंक था, तो अब दूसरा बैंक लेके डीएमटी दोबारा स्टार्ट करेंगे, और हम अपने तरीके से बना रहे हैं। जैसी वीलीज की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हम बना रहे हैं। पर फिर से मैं कहूँगा, हम जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसमें कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई कंप्लायंस में कोई ढिलाई नहीं करेंगे। जो गाइडलाइंस थी गाइडलाइंस के हिसाब से करेंगे। जितने लोग इधर उल्टा सीधा आईपीएस के थ्रू डीएमटी कर रहे हैं, आज नहीं तो कल सब लोग बंद हो जाएंगे, पकड़ रहे हैं, बंद होंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है, बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जो ये उल्टे सीधे शहरों में काम करते हैं, उन पे कुछ होता है, पेनल्टी लगती है, बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, किसी और नाम से दूसरी कंपनी खोल के आ जाते हैं और शुरू कर देते हैं। सीसी में नहीं हो सकता। अगर हमने कुछ ऐसा भी काम किया जो लोग करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो बंद हो गया मतलब बंद हो गया। और नाम जो खराब होता है सीसी का, वीएलई का, सबका, वो उसका वो जो लॉस होगा वो कभी उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए कंप्लायंस के साथ हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो गाइडलाइन कहती है आरबीआई की, उसको उसी तरह से चलेंगे। तो एक डीएमटी हुआ, कैश विड्रॉल, आपको डिपॉजिट हुआ। कैश विड्रॉल सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। तो कुछ एक चैलेंज आ रहे हैं आपके बैंक के, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा होने लगी, तो डीजीपे बहुत फेमस हो गया, हर कोई जानता है डीजीपे के बारे में, आरबीआई भी जानता है, बैंक भी जानते हैं। अब उसको सारे बैंक जो है कंपटीशन लेते हैं। उसका डिसएडवांटेज भी है कि बैंक कहते हैं कि हमारे बीसी पे तो ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, डीजीपे पे हो रही है, तो अब रेस्ट्रिक्शन लगाने लग गए हैं। तो आप लोग बहुत सारे हमारे ये लिए हैं जो बहुत सारे सिस्टम लेके बैठे हुए हैं। हमारा भी ले लिया, पेनियर बाई का ले लिया, स्पाइस का ले लिया, ईजी पे, रैपी पे, पता नहीं जितने पे हैं सबका ले लिया, और इधर उधर ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अब जो बायोमेट्रिक यूज़ करते हैं ना, अगर एक बायोमेट्रिक से किसी भी सिस्टम पे जाके आपने ऐसी ट्रांजैक्शन की जिसको बैंक को लगता है कि ये फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन थी, जैसे एक रेट चलता है 500 रुपये पे 510 निकालेंगे 500 देंगे, 1000 पे 1020 निकालेंगे 1000 देंगे, होता है ना ऐसे, गांव में होता है, सब करते हैं, मुझे ये भी मालूम है। तो ठीक है, कुछ फ्री है नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत लोग करते हैं। तो वो क्या होता है कि अगर उस बायोमेट्रिक डिवाइस से, मान लीजिए रैपी पे काम करते हैं, वहां से 510 से 1020 की ट्रांजैक्शन करेंगे, तो बीओबी क्या करता है, वो ब्लॉक करता है टर्मिनल आईडी को, डिवाइस आईडी को ब्लॉक कर देता है। अब आप उधर भी ब्लॉक हो गए, आप सोचोगे डीजीपी में लगा के इसमें करते हैं, जैसे डीजीपी में लगा इधर भी ब्लॉक हो जाता है। जैसे डीजीपी में हमने पेमेंट निकाली, कोई बिल जमा करने आया, उसका 510 520 का बिल है, बिल मत जमा करिए, वही तो मना करता है ना वो। देखिए जो आरबीआई गाइडलाइन मैं आपको बताता हूँ, जो बिल जमा होता है वो आधार पे से होता है, हमारे सिस्टम में आधार पे नहीं है। बिल जमा करने में कस्टमर को नहीं, बल्कि मर्चेंट नहीं, तो मैं वही बता रहा हूँ, आरबीआई या बैंक्स अगर 100 के मल्टीपल में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, अभी उस वाले थोड़ा कंफ्यूजन है, डिबेट चल रहा है, पर बैंक्स उसको रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं
कि हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही है, फ्रॉड है, तो स्पेशली बीओबी की बात कर रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे टर्मिनल जहाँ पे 510, 1020 या जो चलता है ये रेट 1-2% वाला, वो ब्लॉक करते जा रहा है। तो अगर कोई भी माइक्रो ये आपका बायोमेट्रिक डिवाइस आपने कहीं भी ट्रांजैक्शन कर लिया, तो उस बायोमेट्रिक डिवाइस को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगा लो, ट्रांजैक्शन ब्लॉक रहेगी, बीओबी की ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो उस तरह वो सारी ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो जाती है। तो हमने अपने सिस्टम में 10 के मल्टीपल्स की ट्रांजैक्शन बंद कर दी है। हम 10 के मल्टीपल में ट्रांजैक्शन नहीं करते और कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई बिल पेमेंट लेके आ रहा तो आधार पे, अभी सर्टिफिकेशन चल रहा है, आधार पे करें, जिसको करना आधार पे से करो, बट आधार पे में कुछ चार्जेस हैं, 0.25% जो अमाउंट है उसका चार्ज लगता है, 0.25%। तो उसमें बैंक की इनकम होती है, इसलिए बैंक चाहते हैं कि जो पेमेंट है, बिल पेमेंट है, वो उसी से हो। और एज पर आरबीआई गाइडलाइन, पेमेंट्स आप एईपीएस या आपका कार्ड जो ट्रांजैक्शन है विड्रॉल कैटेगरी में नहीं करें, आप जाके मर्चेंट कैटेगरी में ट्रांजैक्शन करें। तो इसलिए बैंक चाहते हैं कि आप उससे करें और आपका ट्रांजैक्शन 510, 1020 का ब्लॉक करते हैं। तो हमने अपने सिस्टम में तो बंद ही कर दिया, जिन एरियाज का ब्लॉक नहीं था एटलीस्ट उनका ब्लॉक ना हो। बाकी हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बैंकों में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, एनपीसीआई में, कि इनको नहीं फिर से ओपन करो, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं था। वो चल रहा है, वो फाइट चल रही है, कभी खुल जाता है फिर वो बंद कर देता है, बट ये प्रॉब्लम बीओबी नहीं है। सेंट्रल बैंक ने बंद किया है पीएमजेडीवाई, मतलब नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट कस्टमर को। सेंट्रल बैंक पीएमजेडीवाई अकाउंट के जो कस्टमर्स है वो ट्रांजैक्शन कर लेंगे, जिनका बीएसबीडी अकाउंट खुला था। पीएमजेडीवाई अकाउंट्स आप जानते हैं सब लोग, जो जनधन योजना में खुले थे अकाउंट, वो वाले जनधन योजना पहले जो बीएसबीडी अकाउंट बोलते थे, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, तो उन दोनों तरह के अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन को ब्लॉक नहीं किया, बट सेविंग्स बैंक कर दिया और सबको चिट्ठी दे दी कि इस तरह की ट्रांजैक्शन में फ्रॉड होता है, इसलिए हमने रोकने के लिए ऐसा किया है। दूसरा, वो माइग्रेट भी कर रहे हैं, अपना सर्वर माइग्रेट कर रहे हैं सेंट्रल बैंक, तो इसलिए उनकी ट्रांजैक्शन नॉर्मल कस्टमर्स की नहीं होगी। अगर कोई कस्टमर सेंट्रल बैंक का नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट का सुन लीजिए सब लोग, फिर अगर नहीं आप खुद नहीं करते तो आसपास के लोग बता सकते हैं ना, तो सुन लीजिए, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। तो जो सेंट्रल बैंक्स के सेविंग्स अकाउंट है, अगर वो ब्रांच में कहते हैं नहीं मुझे अलाउ करो एईपीएस ट्रांजैक्शन करनी है और अपनी केवाईसी ब्रांच में करते हैं, तो उनकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो अगर कोई भी बीएलई जो डीजी पे करते हैं, उनके आसपास सेंट्रल बैंक के बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उन अपने कस्टमर जो फ्रीक्वेंटली उनके पास आते हैं, रेगुलर आते हैं, हर महीने आते हैं, जो भी मान लो पेंशन आ रही है या किसान सम्मान निधि का भी आज पैसा रिलीज हुआ था, भीड़ लगेगी सेंटर्स पे, तो ऐसे लोगों को बोले कि सेंट्रल बैंक के जो कस्टमर्स हैं जाके अपने ब्रांच से उसको ऑथराइज करा लें कि नहीं हमारा एईपीएस आप अलाउ कर दो, तो उनकी ट्रांजैक्शन होने लग जाएगी। बाकी और किसी बैंक में कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी ट्रांजैक्शंस पे, वो जैसे एसबीआई 4 ट्रांजैक्शन अलाउ करता है, तो अगर बैलेंस इंक्वायरी कर ली तो उसको भी काउंट कर लेता है। तो वो हम लोग टेकअप कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कि ऐसे इंस्ट्रक्शन दी जाए कि बैलेंस जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बैलेंस इंक्वायरी मनी स्टेटमेंट को काउंट ना करें। तो वो चल रहा है, बट अभी तो यही है, जो स्टेटस को है वो यही है कि 4 ट्रांजैक्शन के बाद मंथली एईपीएस जो इनकी एसबीआई की ट्रांजैक्शन तो वो नहीं होगी, वो फिर 4 के बाद उनके बीसी पे जाइए, ब्रांच पे जाइए, तभी होगी। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, हम लोग भी फेस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। बाकी कंपनी भी इधर उधर चिट्ठी लिख रही है, बट हमारा जो थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है मिनिस्ट्री के साथ जुड़े होने का, वो यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आता रहता है। डिपॉजिट भी धीरे धीरे अब 1-2 महीने में और भी बैंक्स आ जाएंगे तो डिपॉजिट भी आएगा, पर डिपॉजिट थोड़ा ध्यान से करिएगा। डिपॉजिट में जैसा यूनियन बैंक चल रहा है, बड़े बैंक में यूनियन बैंक चल रहा है, तो वो मैनुअली क्रिएट करते हैं, रियल टाइम में नहीं हो रहा है। कुछ केसेस में टाइम लग जाता है, 10-10 दिन बाद आ रहा है। जब आप लोग बोलते हैं हमारे पास आते हैं, हमें तो नहीं पता, जब ट्रांजैक्शन हो गई सक्सेसफुल की हमारा काम खत्म, हमें नहीं पता होता है। तो जब अगर कोई कस्टमर बोलता है कि नहीं हमारा सक्सेस होने के बाद भी नहीं आया, आप लोगों के यहाँ से हमारे पास आती है, फिर हम बैंक को बोलते हैं, एनपीसीआई बोलते हैं देखो ये बैंक नहीं कर रहा है, तो उसको बोला जाता है, फिर होता है वो फॉलो अप करने के बाद। तो थोड़ा चैलेंज है, उसको थोड़ा ध्यान से करना डिपॉजिट। बाकी एक वॉलेट टॉपअप दिया है, वॉलेट टॉपअप यूज़ करते हैं आप लोग, डिजी पे का फ्री है। आप पेमेंट गेटवे से जाते हैं तो उसमें कुछ चार्जेस लगते हैं और डिक्लाइन भी होता है। आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, इसमें भी हो सकता है डिक्लाइन होगा। जब आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हो, आपके और सर्वर के बीच अगर कनेक्टिविटी ब्रेक होती है तो डिक्लाइन हो जाता है। पर वो रात में ऐसे सारी रिक्वेस्ट हमको मिली होती हैं, जब हम लोग डे क्लोज करते हैं
11 साढ़े 11 बजे करीब, तो जैसी रिक्वेस्ट जितनी पेंडिंग रिक्वेस्ट होगी पूरा हमारे हाथ में, इसमें बैंक को कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इस केस में क्या करता है, मैनुअली क्रिएट कर देते हैं, सक्सेस कर देते हैं बैक एंड, तो वो तो हमारे कंट्रोल में। तो वॉलेट टॉपअप में अगर किसी का है कि वॉलेट टॉपअप किया, फंस गया, नहीं हुआ, तो उसमें आप बता सकते हो ये हमारे कंट्रोल में है। वैसे 100% सक्सेस ही होता है। कैश डिपॉजिट में क्यों फंस जाता है? वही बता रहा था ना आपको, कैश डिपॉजिट में फंसता इसलिए है कि वो बैंक मैनुअली करते हैं, सक्सेस हो गया उसके बाद वो मैनुअली वो करते हैं। जैसे और किसी का कैश डिपॉजिट किए और उसका लिमिट क्रॉस है, फिर भी कट जाता है पैसा। लिमिट क्रॉस, हाँ, तो जो बोला ना गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस में क्या है, और भी अगर कोई स्टार्ट करेगा तो जो कैश डिपॉजिट इनिशिएट करेंगे ऑफर्स, एसबीआई का कस्टमर है, एसबीआई का पीसी है, तो वो उनका अपना रूल है। बट अगर एसबीआई का कस्टमर हो, पीएनबी का पीसी है, आप भूल जाइए डीपी, मैं ऐसे समझाता हूँ। अगर एसबीआई का कस्टमर है, पीएनबी का पीसी है, तो उसमें रूल ये है कि सबसे पहले तो अपने पीसी का अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा। मतलब उसमें से पहले आपको चेक करना, बैलेंस है कि नहीं है तो पहले काट लो, काट के इंटीमेट कर दो मैंने काट लिया, तब ट्रांजैक्शन आगे प्रोसेस होगी। तो कट जाने के बाद अगर कहीं से रिस्पांस हमें क्लियर नहीं मिला तो 24 घंटे होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद वापस भेजते हैं। अगर नेक्स्ट डे जो डे क्लोज होने के बाद रिस्पांस नहीं आया तो फिर हम वापस कर देते हैं अगले दिन भी, आपने वैसे जीपे में करते हैं, तो अगले दिन हम वापस कर देते हैं। अगर फेल हो गया, अगले दिन रिस्पांस नहीं मिला, तो होल्ड करके तो रखना ही पड़ेगा। नहीं होल्ड करेंगे तो फिर बहुत सारे लोगों जो सिस्टम का फायदा उठाते हैं, बहुत सारे से वीडियो और कोई काम नहीं करते, डीजीपे करते हैं, उनको देख के थोड़ा हमें भी डर लगता है, क्यों, क्या पर्पज है, और कोई काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी सर्विसेज है ना, केवल डीजीपे कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर कहीं से कुछ फ्रॉड हो गया तो फिर पकड़ना मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों को कुछ दुकान नहीं है, अपने घर में काम कर रहे हैं, घूम घूम के इधर उधर करते हैं, तो ऐसे लोगों पे हम भी नज़र रखते हैं। अब हमारे भी एआई और सब कुछ है, तो पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है, तो उनके ट्रांजेक्शन भी हम लोग भी थोड़ा सा रोक के रखते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा सा हम लोग भी कॉशियसली उनको डील करते हैं, तो वो चीज़ें हैं। और कोई जानकारी चाहिए? माइक्रो एटीएम का आपको पता है, तो एक था जो मेरा कहना था सबसे, देखिए बैंक्स एईपीएस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, पर कार्ड में सबका अपना इंटरेस्ट है, कार्ड वाला ट्रांजेक्शन कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने प्रमोट करना शुरू किया अपने सिस्टम में, सब लोग माइक्रो एटीएम लो, सब भी रियली माइक्रो एटीएम लीजिए। अगर कोई बैंक एईपीएस नहीं करने का तो कार्ड से ट्रांजेक्शन कर दो। कार्ड है गाँव में 93 करोड़ डेबिट कार्ड है इंडिया में, 93 करोड़, 130 करोड़ में लोगों में 93 करोड़ डेबिट कार्ड्स हैं। तो कार्ड ट्रांजैक्शन अगर आप पॉपुलराइज करेंगे, अपने सेंटर पर लगाएंगे कि यहाँ पे एटीएम कार्ड, देखिए टेक्निकली डेबिट कार्ड बोलते हैं, हमारे यहाँ भी लोग क्या करते हैं वो क्रिएटिव बना के भेज देते हैं, डेबिट कार्ड, माइक्रो एटीएम। गांव में बताओ कितने लोग माइक्रो एटीएम समझते हैं? एक गांव का कस्टमर जो खेतों में काम करता है उसको पता है माइक्रो एटीएम क्या होता है? तो उसको बताइए कि एटीएम मशीन है, एटीएम, अपने एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं, तो उसको समझ में आता है कि अपने एटीएम कार्ड ले आके, तो सिंपल सरल भाषा में जो आपको लगता है कि आपके गांव में लोग समझेंगे वैसा एक लगा दीजिए लिख के कि यहाँ पे आप अपने एटीएम कार्ड से भी पैसा निकाल लीजिए। पर जब तक गांव में पता नहीं चलेगा लोग ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? कुछ लोग बताते हैं, हमारे लोग ही जो हमारे स्टेट में काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, वो बताते हैं सर गाँव में कार्ड ही नहीं है। तो कार्ड ऐसा नहीं, कार्ड नहीं है, कार्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो कार्ड को स्वाइप कर सके। गांव में एटीएम का स्टोरी ये है कि हफ्ते में एक आध दिन किसी दिन पैसा भरा जाता है, तो उसमें लाइन लगती है 3 महीने तक, वो एटीएम का शटर ब्रांच का गिरता है, शटर उसका भी गिर जाता है, तो वो 1-2 दिन में पूरा पैसा निकल भी जाता है, फिर हफ्ते 10 दिन तक पैसा नहीं आता, फिर किसी दिन गाड़ी आती है वो भरा जाता है। और एटीएम गाँव में, मैं भी ईस्टर्न यूपी से बिलोंग करता हूँ, देखा है मैंने कि 15-20 किलोमीटर में कहीं एक एटीएम होगा जो महीने में 2-4 दिन ही चलता, बाकी दिन उसमें कैश नहीं होता या खराब होता है, और 3 अगर है भी तो शटर डाउन हो जाता है 3 बजे तक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एटीएम नहीं है, तो लोग कार्ड लेके जाएंगे कहाँ? तो आप अगर वो सर्विस, वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं किसी को, तो आदमी यूज करेगा। बहुत देखो शहरों में मॉल खुले तो लोग मॉल जा रहे हैं, गाँव में मॉल नहीं है, तो वो लोग मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हैं वहाँ पे, है ना, वो फैसिलिटी नहीं है तो एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा नहीं, उनकी इच्छा नहीं है हम भी मॉल में जाएं, है ना, तो उनके पास जो है वो अवेल कर रहे हैं। तो अगर हम देते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव में तो लोग करेंगे ट्रांजैक्शन। बताएं लोगों को हमारे पास अगर आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, आप ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं, लोग करेंगे। इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे बहुत सारी चीज़ों में काम चल रहा है उसमें ऐड करेंगे, पर
दूसरी जो चीज़ मुझे जो बतानी थी आपको, जो मैं अपने स्टेट टीम्स को बोलता हूँ कि जहाँ जाएँ वेरीज को बताएं कि इस तरह देखिए एईपीएस का बिजनेस अभी और भी इनकम टैक्स के रिस्ट्रिक्शंस आए हैं कि इससे ज़्यादा निकालेंगे तो आपको 2% टीडीएस कटेगा, ये कटेगा। तो बहुत सारे इनोवेटिव वेरी हैं। एक ये भी है कुशीनगर का, वो 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन करता है। अभी आप लोगों ने अगर ट्विटर चेक करते हैं या हमारे क्रिएटिव चेक कर रहे हैं, तमिलनाडु का भी है ना, जिसने 1.5 करोड़ की ट्रांजेक्शन की 1 महीने में। तो कहाँ से आया, कैसे दिया 1.5 करोड़? तो तरीका ये होता है उनके यहाँ, वो लोग कैश इनफ्लो का भी व्यवस्था करके रखते हैं। कैश इनफ्लो मतलब इंश्योरेंस कर रहे हैं, एलआईसी कर रहे हैं, मतलब ये वाली चीज़ें हैं, या कुछ सेल करने से कैश आता है। कुछ लोग कलेक्शन एजेंट्स हैं। एक फरीदाबाद में हमारा यूनी है, वो किसी कंपनी का कलेक्शन एजेंट है, कैश इकट्ठा करता है और कंपनी के अकाउंट में जाके जमा करता है। तो हम जब वो ट्रांजैक्शन हुई तो हम लोग जैसे कुछ एबनॉर्मल होता है तुरंत उसको बात करते हैं देवी को। तो उससे पूछा कैसे करते हो, तो पता नहीं किसी कंपनी का नाम बताया कि मैं उसका कलेक्शन एजेंट हूँ और मैं ये पैसे इकट्ठा करके ले आता हूँ। तो पहले क्या था, मैं बैंक में जाके जमा करता था, तो डिपॉजिट के कुछ पैसे बैंक मुझे चार्ज करता था उस अकाउंट का। अभी क्या है, वो पैसा ले आता हूँ, मैं बांट देता हूँ सबको। तो क्या फिर पे आउट करता हूँ, मेरे अकाउंट में अपने आप आ जाता है पे आउट करने के बाद, और फिर मैं वो पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ मैं अपने कंपनी को। तो उस तरह वो काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव में जो दुकानें हैं, जो कैश आता है, बोला मुझे दे दो, शाम को आप सबके अकाउंट में यूपीआई कर दूंगा या ट्रांसफर कर दूंगा। तो उन सबसे ले लेता है और गांव की जितनी कैश की जरूरत है वो कर देता है पूरी। और फिर उनको जितने भी दुकान है उस पैसा लिए शाम तक जब पे आउट हो जाता है उसका, उनको ट्रांसफर होता है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत इनोवेटिव तरीके हैं गाँव में जो काम कर रहे हैं। अपना इंट्रो हम लोग भी काम करेंगे, डिपॉजिट ढंग से स्टार्ट हो जाएगा, आपके कैश इंट्रो होगा। कुछ ऐसी सर्विसेज ऐड करेंगे, जैसे आप डीपीएस अगर आप लोग करते होंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं, बट आपके डिजिटल सेवा में तो है ही, तो उससे बहुत सारे बिल जमा होता है, उस कैश को यूज़ करिए। बहुत सारे ये नहीं जो कहता हमारा कैश आता है हम तो बैंक में जमा करते हैं और बैंक हमारा कैश हैंडलिंग चार्ज काट लेता है। एचडीएफसी के कुछ कुछ कस्टमर्स, मतलब जिनका अकाउंट है, वो कहते हैं कि हमारे पास कैश आता है, बिजली का बिल जमा करते हैं, कैश आता है, हम ब्रांच में जाके जमा करते हैं ताकि हम वॉलेट टॉपअप कर सकें अपना। तो वो कैश पे जमा करते तो बैंक चार्ज करता। तो मैंने उनको बोला कि क्यों कैश जमा करना आपको, आप वो कैश बांट दो। आपका जितना कैश बांटोगे, आपका वॉलेट जो है डिजीपे का वो तो क्रेडिट हो रहा है ना, उसी से वॉलेट टॉपअप कर दो आप, आपका ऐसे ही वॉलेट टॉपअप हो गया। तो आपका 2 पैसा बचा, कैश हैंडलिंग चार्ज जो ब्रांच में आप पे कर रहे हो वो बच गया, और आपका जो गेटवे की फीस लगती है वॉलेट टॉपअप करने का, जो गेटवे फी वो बच गया आपका, ये फ्री है डिजीपे से अगर वॉलेट टॉपअप करते हो। तो कैश रोटेशन सीखना पड़ेगा। मैं जब पढ़ता था 2005-06 तक, एक स्टडी आई थी, बैंक्स 1 रुपए को 14 रुपए के बराबर यूज करता था, तब की स्टोरी। अब तो बहुत सारे तरीके हो गए, तब बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। तो बैंक रोटेट करता है मनी को, अगर उसके पास 100 रुपए है तो 1400 रुपए के बराबर यूज करता है। ऐसा थोड़ी कैश जमा के दूसरा आदमी कैश देगा। आपने लोन लिया, लोन क्या करेगा, आपके अकाउंट में वैल्यू दिखाती है ना। ऐसा थोड़ी कि आपको कैश दे दिया उसने, आपने लोन लिया, वो वैल्यू दिख गई। आप ऐसा तो है नहीं कि 5 लाख का लोन लिया, 5 लाख एक बार में निकाल लिया आपने, आप वो भी नहीं निकालते। तो कैश बैकएंड में हार्ड कैश खड़ा है, तो उस कैश को फिर और पर्पज नहीं यूज करता है। तो इस तरह आप जितना रोटेट करेंगे पैसे को, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे बैंकिंग बिजनेस में, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करें। तो वो सीखिए, प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, बीपीएस करिए, इंश्योरेंस करिए, बाकी बिजली का बिल जो जमा करते हैं उसको करिए, कैश इनको अपने आप होगा। और जो मैंने आपको तरीके बताए, जो बहुत सारे मेरे थे, उनसे हमें भी नहीं पता था, हम भी स्ट्रगल कर रहे थे कि इधर उधर नेशनल चिट्ठी आज भी चल रहा है, मीटिंग्स होती हैं, बट अभी कुछ कॉन्क्रीट निकल के नहीं आए। तो हमने भी वीरी से बात करें, जो काम कर पा रहे थे, वो देखा वो कैसे मैनेज करते हैं, तो उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है। तो आप भी करिए। बाकी हम भी रोज कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं और क्या कर सकते हैं बेटर, वो करेंगे। और एक ही चीज़, बहुत सारी डिमांड्स आती है कि वहाँ पे तो ऐसे होता है, आपके यहाँ नहीं होता। फिर मैं कहूँगा आरबीआई गाइडलाइन हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो ही लंबा चलेगा। आज थोड़ा कम बिजनेस होगा, जब सब लोग जो कॉम्प्रोमाइज़ करें उनका बंद होगा तो हमारा भी चलना शुरू हो जाएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी से बिजनेस करते हैं और बने रहेंगे सिस्टम में। जो इधर उधर कर रहे हैं, पान की दुकान पे पंचर वाले को बीसी बना रहे हैं, वो बहुत दिन नहीं चलेंगे। इस तरीके से चलेगा भी नहीं बिजनेस। आरबीआई दिन पे दिन स्ट्रिक्ट होता जा रहा है इस बिजनेस को लेकर, रिपोर्टिंग ऐसी हो रही है, बैंक्स को पेनल्टी लग रही है, तो धीरे धीरे सब लोग इस सिस्टम से भागेंगे। तो आप ईमानदारी से करते रहिए, आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि आपने
हर जनधन जाता है ऐप जो सरकार ने बनाया उसमें सीएससी दे रखा, सीएससी फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो हमने दे रखा तो कोई बंद नहीं करेगा हमारा। तो यही बोलना था, और कुछ अगर जानकारी चाहिए तो आप बता दीजिए फटाफट, टाइम थोड़ा कम था मेरे पास। कुछ छूट गया किसी को कुछ और अलग से जानना है? कोई मतलब कुछ तकलीफ है जो आपकी सॉल्व नहीं हुई, कोई बताता नहीं, वो आज बता दो आप।